आज हम लोग बात करेंगे कि वो 10 कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनमें से एक, कोई भी एक आप 2024 में सीख सकते हैं। हो सकता है आपको कोई लैंग्वेज पहले से आती हो सकता है कुछ नहीं आता हो, किस लैंग्वेज में क्या अच्छा है, किस में क्या बुरा है, किसकी कैसी डिमांड है, हम सब बात करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि आज के समय में फ्रंट एंड हो या बैक एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको जावास्क्रिप्ट लगता है। ठीक है, इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर जावास्क्रिप्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है और बैक एंड में भी नोड.जेएस में क्योंकि ये यूज होता है तो वहां भी डिमांड इसकी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, मोबाइल डेवलपमेंट में रिएक्ट नेटिव की डिमांड काफी ज्यादा है तो वहां पर भी जावास्क्रिप्ट लगता है। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट आज आप जो भी देख रहे हो, चाहे वो फोन पर हो या लैपटॉप पर हो या वेब पर हो, उसमें लग रहा है तो इसकी डिमांड आज के टाइम पर काफी ज्यादा है। कितना मुश्किल है जावास्क्रिप्ट सीखना? देखो, जावास्क्रिप्ट के साथ अच्छी बात क्या है कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको इसमें शुरुआत करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं होती है और बहुत इजी टू स्टार्ट है क्योंकि हर ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। मजेदार बात यह है कि इसमें इतने कॉन्सेप्ट्स हैं कि विद टाइम इवन अ सीजन डेवलपर सीनियर लोग को भी टाइम लगता है समझने में। तो एक अच्छा लैडर है लैंग्वेज के अंदर समझने का, एक अच्छा एप्लीकेशन लेयर भी है इसके अंदर जो आप हर जगह लगा सकते हो। आप बैक एंड पे नोड लगा सकते हो, फ्रंट एंड पे अलग अलग फ्रेमवर्क्स लगा सकते हो, तो काफी अच्छा लैंग्वेज उस हिसाब से। तीसरी चीज हम देखते हैं कि बुरा क्या है जावास्क्रिप्ट। देखो, बुरा यह है कि अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग ढंग से काम करता है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज में बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है जिसके लिए इसके मजाक भी बहुत उड़ता है। बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। ये जो इनकंसिस्टेंसी है जिसमें ब्राउजर्स पे डिफरेंट काम कर रहा है, अलग इन्वायरमेंट में डिफरेंट काम कर रहा है, लैंग्वेज के कुछ ऐसे ऐसे आउटपुट आते हैं जो गॉचाज लगते हैं आपको लैंग्वेज में समझना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण थोड़ा नाम भी इसका खराब है। सेकेंड लैंग्वेज जो आप 2024 में सीख सकते हैं वो है पाइथन। पाइथन क्यों? देखिए, पाइथन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बहुत जगह लग रहा है आज के टाइम पे। एआई में, डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में, डेटा इंजीनियरिंग में, तो डेटा रिलेटेड जो भी चीज है वहां पाइथन भर भर के लग रहा है। बैक एंड डेवलपमेंट में भी अगर आपको एपीआईज बनाने हैं, छोटे स्टार्टअप में काफी अच्छे से यूज होता है पाइथन। जैंगो फ्रेमवर्क, जैंगो रेस्ट, फ्लास्क, ये सब बहुत यूज होता है। तो पाइथन के साथ आपको फिर से एक वाइड स्पेक्ट्रम मिल जाता है चीजें करने के लिए। पाइथन की सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये सीखने के लिए बहुत आसान है, बहुत रीडेबल है, बिल्कुल इंग्लिश जैसा लगता है पढ़ने में, बहुत साफ सुथरा लैंग्वेज है। जैसा हमने बात किया था जावास्क्रिप्ट के बारे में, वैसे गॉचाज नहीं है इसमें, बहुत प्रिडिक्टेबल है, प्यारा लैंग्वेज है। इसलिए भी यूनिवर्सिटीज में, एआई में, जहां पर प्रोग्रामर्स जनरली नहीं होते हैं, जहां पर रिसर्चर्स होते हैं, वो लोग भी पाइथन यूज करना इतना पसंद करते हैं। और इसीलिए बिगिनर को अधिकतर आप कोर्सेज देखोगे ऑनलाइन, CS50 या कुछ भी, तो उसमें ज्यादातर लोगों को पाइथन सिखाया जाता है बिकॉज इट्स इजी फॉर बिगिनर्स। तो अगर आप पहला लैंग्वेज पाइथन भी चुनते हो, सीखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड भी अच्छी है और फिर वहां से आप दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट भी कर सकते हो क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए इट्स अ गुड लैंग्वेज। बात करते हैं कि पाइथन में बुरा क्या है, व्हाट इज बैड इन पाइथन। कुछ खास नहीं। देखो, पाइथन जो है एक ऐसा लैंग्वेज है जो स्लो है, तो जहां भी मेमोरी इंटेंसिव टास्क होता है, जहां भी एग्जीक्यूशन स्पीड मैटर करता है, वहां पे लोग पाइथन को नहीं यूज करते हैं, वहां बैकएंड में दूसरे लैंग्वेजेस यूज करते हैं। और इसीलिए बैकएंड के लिए बड़े स्केल पे, मैंने कहा छोटे स्टार्टअप में यूज होता है बट बड़े स्टार्टअप्स या बड़ी कंपनीज में नहीं यूज होता, वहां पर हमें परफॉर्मेंस चाहिए होता है तो वहां पर पाइथन नहीं यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन में कोई बुराई नहीं है। एक छोटी सी बुराई ये भी आप कह सकते हो कि इसका जो लैंग्वेज सिंटैक्स है वो जावास्क्रिप्ट, गो, रस्ट, बाकी जो सी बेस्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको आप कह सकते हो, उनसे बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये ब्रेसेस यूज नहीं करता। तो अगर आप दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल आएगा। और ये भी मैं कहते हैं ना, नुक्ताचीनी करना जानबूझ के कह रहा हूं, इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर आप एक बार प्रोग्रामिंग सीख जाते हो तो दूसरा लैंग्वेज सीखना काफी आसान होता है। तो आप पाइथन पिकअप कर सकते हो 2024 में। 10 लैंग्वेजेस की बात की हमने। आपको इसमें से जिस लैंग्वेज के बारे में डेप्थ चाहिए, जिस लैंग्वेज का रोड मैप चाहिए, जिस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे बताओ। आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन से लैंग्वेज पे मैं डीप वीडियोस बनाऊं, प्लेलिस्ट बनाऊं, ताकि फिर उस तरह का कंटेंट, उस तरह की बातें हम 2024 में कर सके। तीसरा लैंग्वेज जो मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, वो है जावा। ठीक है, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, बहुत प्यारा है जावा। क्यों? क्योंकि आज भी इवन दो देयर आर बेटर लैंग्वेजेस, फास्टर लैंग्वेजेस जो बैकएंड में लोग यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज का फेवरेट लैंग्वेज है जावा। एंटरप्राइज के अलावा बिग डेटा में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी किया जाता है। तो जावा इतना पुराना और इतना पैठ बनाया हुआ लैंग्वेज है कि आज भी अगर आप उसको सीखते हो, उसमें
इसमें इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, तो आपके लिए वो फ्रूटफुल ही रहेगा। कितना मुश्किल है जावा सीखना? थोड़ा मुश्किल है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है कि आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका टाइप भी बताना पड़ता है, और टाइप के साथ साथ और कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें आती जाती हैं। तो ये मॉडरेट डिफिकल्टी है इसकी, और पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीखने से ये ज्यादा मुश्किल होता है। पर ये सीखना फ्रूटफुल इसलिए होता है क्योंकि अगर आप जावा सीख जाते हो तो बाकी लैंग्वेजेस में जो इस तरह के टाइप्ड लैंग्वेज हैं, चाहे वो टाइपस्क्रिप्ट हो या कोटलिन हो, उसमें घुसना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं कि जावा में बुराई क्या है। तो बुराई ऐसा कुछ है नहीं। लोगों की बहुत पुरानी दुश्मनी है जावा से कि वो बहुत ज्यादा वर्बोस है। वर्बोस का मतलब होता है कि छोटे छोटे कामों के लिए ना भी बहुत सारा लिखना पड़ता है कोड, व्हिच इज अगेन फाइन, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट लोग कहते हैं। और अब जावा जो नए वर्जन आए उसमें इस पर काफी ध्यान दिया गया है, छोटे चीजों के लिए आपको बहुत वर्बोस कोड न लिखना पड़े। बट स्टिल जावा इज मच मोर वर्बोस देन पाइथन और जावास्क्रिप्ट, तो ये बनता है, ये क्रिटिसिज्म भी बनता है। चौथा लैंग्वेज जो आप सीख सकते हैं वो है सी शार्प। सी शार्प भी एंटरप्राइज का बहुत फेवरेट लैंग्वेज है, और बैकएंड डेवलपमेंट के साथ साथ गेम डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा यूज होता है। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट में भी, विंडोज के लिए अगर आपको ऐप बनाने हैं तो सी शार्प काफी ज्यादा यूज होता है। अच्छा खासा इकोसिस्टम है, बहुत पुराना लैंग्वेज है, बहुत अगेन धंसा हुआ फैला हुआ बढ़िया लैंग्वेज है। तो सी शार्प में टाइम इन्वेस्ट करने से भी आप यूनिटी डेवलपर बन सकते हो, विंडोज ऐप डेवलपर बन सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कितना मुश्किल है सीखना? ये भी जावा जैसा ही है, मुश्किल है सीखना, बट इसके काफी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। विंडोज के डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल्स काफी अच्छे होते हैं, फ्री के कोर्सेज होते हैं, तो सीख सकते हैं। बट वही है, वर्बोस तो ये भी है जावा जैसा। क्या बुरा है सी शार्प में? बहुत ज्यादा विंडोज सेंट्रिक है सी शार्प, ठीक है। तो अगर आपको विंडोज के लिए डेवलपमेंट करना है तो सी शार्प यूज होता है, लेकिन बाकी जगह इतना यूज नहीं हो पाता है। हालांकि डॉटनेट कोर से ये प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल उसका जो एक्सेप्टेंस है ना, वो अभी भी इतना अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगेन सीख सकते हो, ये भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगला लैंग्वेज है गो या गोलैंग कह सकते हैं आप इसको। ये काफी ज्यादा अभी जोर पकड़ रहा है बैकएंड डेवलपमेंट में, सर्वर साइड डेवलपमेंट में, ऑटोमेशन में, बहुत जगह पर ये काफी चल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ये काफी चल रहा है, और ये गूगल ने बनाया है। गूगल ने इसको इसलिए बनाया कि ताकि ये फास्ट हो, इसमें डेवलपमेंट फास्ट हो सके, इसकी कंपाइल टाइम फास्ट हो सके। तो काफी सोच समझ के इसको मॉडर्न वे में बनाया गया है। सी प्लस जावा के ऊपर इस लैंग्वेज को बनाया गया है, बेटर बनाया गया है उससे। काफी अच्छा लैंग्वेज है, काफी जोर पकड़ रहा है, काफी फेमस हो रहा है आज के टाइम पे। कितना मुश्किल है गोलैंग सीखना? देखो, गोलैंग सीखना, बेसिक सीखना तो बहुत इजी है, सीख सकते हो, लेकिन जो इसके कॉन्करेंसी के कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े टफ हो जाते हैं। इसको बनाया भी गया है कॉन्करेंसी के लिए, तो वो आपको आना चाहिए अगर आप गोलैंग डेवलपर हैं तो थोड़ा सा वहां पर आपको थोड़ी मुसीबतें होती है। बुरा क्या है गोलैंग में? बुरा कुछ भी नहीं है। बुरा बस इतना है कि अगर आप इसको जावा या सी शार्प या सी प्लस प्लस से कंपेयर करते हो, और अधिकतर इस लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है, तो इसकी लाइब्रेरीज थोड़ी लिमिटेड है, और होंगी भी। जो लैंग्वेज नया होता है उसकी लाइब्रेरीज थोड़ी लिमिटेड होती हैं। जो लैंग्वेजेस पुराने होते हैं उसमें आपको हर चीज करने के लिए एक लाइब्रेरी मिल जाती है, एक बढ़िया सा लिखा कोड मिल जाता है। तो यहाँ पर वो थोड़ा अभी ग्रो कर रहा है। छठा लैंग्वेज जो आप सीख सकते हैं, जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, वो है कोटलिन। कोटलिन काफी जगह बना रहा है। गूगल ने बोला है कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए यही है राइट चॉइस बेबी, यानी कि कोटलिन ही सीखना है आपको। तो कोटलिन यूज करके आप एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो। बैकएंड डेवलपमेंट में, सर्वर साइड डेवलपमेंट में भी कोटलिन काफी यूज हो रहा है, परफॉर्मेंट है, और जावा जैसे सिमिलर फीचर्स हैं इसके, अच्छा परफॉर्मेंस है, तो वो सब परफॉर्मेंस का भी टेंशन नहीं होता है। कितना मुश्किल है सीखना कोटलिन? मॉडरेट है, ये भी जावा जैसा ही है। आप अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो सीख जाओगे, क्योंकि जावा जैसा ही है तो थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है सीखना। मैंने एक बार ट्राई किया था कोटलिन, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। बुरा क्या है कोटलिन में? देखो, कम्युनिटी अभी छोटी है कंपेयर टू जावा। अगेन वही बात है कि जो पहले आया है कम्युनिटी बढ़ गई है, उसके डेवलपर ज्यादा हैं, पर कोटलिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कम्युनिटी भी ग्रो कर रही है, रिसोर्सेज भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये समस्या अगले 5 सालों में नहीं रहेगी। 7th है रस्ट। रस्ट आप देखोगे इस लिस्ट में कि सी प्लस प्लस नहीं है। क्यों नहीं है? सिस्टम्स प्रोग्रामिंग को रस्ट ने पूरी तरह से बदल दिया है। आज के टाइम पर अगर पुराना कोड लिखा हुआ है तो उसको मेंटेन किया जा रहा है सी प्लस प्लस में, लेकिन अगर नया सिस्टम्स प्रोग्रामिंग का कोड लिखा जा रहा है तो लोग उसको रस्ट में ही लिख रहे हैं। तो रस्ट इज द न्यू सी, ऐसा कह सकते हैं। सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट का, मेमोरी सेफ्टी की बहुत सारे इश्यूज आते थे। सिस्टम प्रोग्रामिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, परफॉर्मेंस और मेमोरी सेफ्टी दोनों चीजें, और रस्ट इन दोनों पे काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बुराई क्या है रस्ट में? एक बार ये समझते हैं। बुराई ये है कि रस्ट को सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व है, और अगर आपको पहले से सिस्टम प्रोग्रामिंग नहीं आती है, अगर आप इसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, एज अ सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। कितना मुश्किल है सीखना, हम इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं कि एक ही बुराई है रस्ट में कि यार उसको सीखना मुश्किल है। तो आप इसको फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज की तरह अभी मत सीखे 2024 में, लेकिन इस पर एक बेट जरूर लीजिए। जब भी आपको मौका मिले
आप रस्ट जरूर सीखिए। रस्ट में आपको एक चीज और बता दूं कि वेब असेंबली जिसमें जावास्क्रिप्ट के रन टाइम में यानी कि ब्राउजर में कोड चला सकते हो, असेंबली कोड चला सकते हो, उसके लिए भी रस्ट बहुत यूज होता है। काफी सारे जावास्क्रिप्ट टूलिंग में रस्ट यूज हो रहा है। तो रस्ट जो है वेब डेवलपर्स के एरिया में भी थोड़ा घुस रहा है और इसलिए भी बहुत सारे वेब डेवलपर्स जो सीनियर वेब डेवलपर्स हैं वो जब जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं तो रस्ट को एज नेक्स्ट लैंग्वेज पिक करते हैं, उसको सीखते हैं और समझते हैं। 2024 में आप कौन सा लैंग्वेज सीखोगे इन 10 में से, वो जरूर से कमेंट में मुझे बता देना। और क्या वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा या सेकंड होगा या थर्ड होगा, ये भी मुझे बताते जाना। 8वें नंबर पे है स्विफ्ट। स्विफ्ट सीखने में भी बहुत मजा है क्योंकि एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, फोन हो, उसका डेस्कटॉप हो, उसका टैब हो, टीवी हो, हर के लिए अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो एक रास्ता है स्विफ्ट। स्विफ्ट एक मॉडर्न लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स बहुत मॉडर्न है और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड भी है। तो पिछले कुछ सालों में जैसे एंड्रॉइड कोटलिन की तरफ बढ़ा है वैसे ही एप्पल स्विफ्ट की तरफ बढ़ा है और उसमें काफी ज्यादा कमिटमेंट है। कितना मुश्किल है स्विफ्ट सीखना। स्विफ्ट के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्विफ्ट जावास्क्रिप्ट जैसा है, बिगिनर्स के लिए आसान है लेकिन इतना एडवांस्ड है कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सीजन डेवलपर्स हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आप शुरुआत के लिए स्विफ्ट सीख सकते हो बट आपको उसमें बहुत सारा समय लगा के धीरे धीरे करके एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीखने पड़ेंगे। क्या बुरा है स्विफ्ट में? वही जो इसमें अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है कि एप्पल के सारे प्रोडक्ट में चलता है, तो बुरा क्या है कि एप्पल के बाहर नहीं चलता है। तो एप्पल डेवलपर बनना है, iOS डेवलपर बनना है तो स्विफ्ट पिकअप करना अच्छा होता है। iOS डेवलपर्स को बाय द वे काफी पैसे मिलते हैं, स्विफ्ट डेवलपर्स को काफी पैसे मिलते हैं। तो अगर आपको ये सीखने का मौका मिले, अगर आपके लिए ये जॉब रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल मन लगा के सीखिए। एक अच्छा लैंग्वेज भी आप सीख जाओगे और एक ह्यूज डिमांड वाला लैंग्वेज भी सीख जाओगे। 9th नंबर पे है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है? वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक लेयर है, एक जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट है। वो बोलता है कि जावास्क्रिप्ट को तो टाइप सेफ्टी नहीं आती है, सारे गलतियां रन टाइम में ही पकड़े जाते हैं, तो रन टाइम को हटाकर हम कंपाइल टाइम में गलती पकड़ सके, इसके लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज करता है। टाइपस्क्रिप्ट यूज करने से आपका जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो एरर फ्री थोड़ा होता है और मेंटेनेबल होता है और रिफैक्टरेबल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगेन टाइपस्क्रिप्ट भी एक ऐसी चीज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे 2024 में, तो आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट सीखना कितना मुश्किल होता है। तो टाइपस्क्रिप्ट सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, जावास्क्रिप्ट इतना आसान नहीं है क्योंकि अगेन जैसे जावा में टाइप्स आ गए थे वैसे टाइपस्क्रिप्ट में भी टाइप्स आ जाते हैं, तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें जो एडवांस कंसेप्ट हैं, जेनरिक्स वगैरह जो हैं, वो थोड़ा और भी टफ हो जाता है जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना। लेकिन अधिकतर लोग जो टाइपस्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा कंप्लेन करते मिलेंगे आपको, वो लाइब्रेरी मेंटेनर्स हैं। आपके लाइफ में आपको लाइब्रेरी मेंटेन करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, डे टू डे डेवलपमेंट के लिए टाइपस्क्रिप्ट सीखना इजी है। बुरा क्या है? वही जो अच्छा है। बुरा ये है कि एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट आराम से चल रहा था, बिना टाइप के चल रहा था, अब आपको उसमें टाइप्स ऐड करने पड़ेंगे। और अगर आपको टाइप्स ऐड करने पड़ेंगे और आपको कंपाइल टाइम में एरर पकड़ना है तो आपको एक कंपाइलेशन स्टेप भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें हैं, अगेन नुक्ताचीनी वाली बात है, बट ये इश्यूज तो हैं टाइपस्क्रिप्ट के साथ। 10वें नंबर पे है मेरा बहुत फेवरेट लैंग्वेज SQL। SQL क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको डेटा में काम करना है, अगर आपको बैकएंड में काम करना है तो आपको SQL तो आज आना ही चाहिए। हर डेटाबेस, मतलब हर वाइडली यूज्ड डेटाबेस आज के टाइम पे SQL यूज करता है और SQL की क्वेरी सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। अगेन ये भी इजी टू मॉडरेट है। बेसिक क्वेरीज आप जल्दी सीख जाते हो, एडवांस क्वेरीज में टाइम लगता है। और यही थोड़ी SQL की बुराई भी है एक तरह से। आप देखो तो जैसे ही क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने लगती है, बड़ा वर्बोस लगता है सब कुछ देखने में जब आप एडवांस ऑपरेशंस करने लगते हो। एक और इशू है SQL के साथ, SQL भी अलग अलग डेटाबेस में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो जाता है। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में बात की थी कि अलग अलग ब्राउजर पे थोड़ा डिफरेंट चलता है, वैसे ही SQL के साथ भी अलग अलग डेटाबेस में थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं इसके सिंटैक्स, बट बहुत माइनर है। अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है 2024 में तो सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के लिए आप SQL जरूर से सीखिए। मुझे लगता है कि इससे आपकी सोच बहुत विस्तार होगी कि डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है बैकएंड। इवन इफ आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप मोबाइल ऐप डेवलपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लाउड डेवलपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप SQL जरूर सीखो। उसको सीखना ईजी है, तो ईजी वाला पार्ट तो आप सीख ही लो कम से कम। तो जैसा कि हमने कहा था 2024 की सीरीज शुरू हो गई है, बहुत सारी बातें करेंगे हम, क्या नया है क्या पुराना सब कुछ देखेंगे 2024 में। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करते जाना।